हाय गाइस, ये आज की जो क्लास है मेरे बच्चों वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस एक्ट इन इंडिया। बच्चों, एविडेंस का नाम सुनते ही आपको सबूत वाली चीजें, एविडेंस यानी पुलिस, कॉर्डन ऑफ एरिया, फॉरेंसिक वाले लोग सैंपल्स लेने पहुंच जाते हैं, जांच पड़ताल होती है, प्रॉपर तरीके की इन्वेस्टिगेशन होती है, ये सारी बातें माइंड में आने लगता है। पूरा क्रिमिनल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या हमारा पूरा लीगल सिस्टम अगर हम प्रैक्टिकली कहें वो सिर्फ एविडेंस के ऊपर चलता है। आपने अगर देखा होगा हमारी कानून की देवी जो है, जो हम जिसको लॉ मानते हैं, वो उनके आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। वो पट्टी बांधने का मतलब है द जजमेंट ओनली कम्स विद द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस है तो इंसाफ मिलेगा, एविडेंस नहीं है तो इंसाफ नहीं मिलेगा। एविडेंस कई तरीके के हो सकते हैं, ओरल, रिटन, अलग अलग तरीके के सर्कमस्टांसेस, अलग अलग लोगों की गवाहियां, फॉरेंसिक रिपोर्ट, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, मेनी थिंग्स। वो हम डिस्कस चैप्टर के अंदर करेंगे। आप जब एविडेंस की बात करते हो, किसी भी कानून का बेस जो होता है, you're talking a base, you're talking a 100% verdict, you're talking a result of the case is based only on the evidence. एविडेंस जिसके पास है, एविडेंस अगर हम प्रोड्यूस कर पाए, एविडेंस सही तरीके से एग्जामिन हो पाए, एविडेंस को बेस कर पाए, 100% द रिजल्ट्स आर देयर टू कम। हेंस कोई भी जस्टिस या लीगल सिस्टम का जो बेस है वो है हमारा एविडेंस, तथ्य, फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस। आखिरकार ये क्राइम हुई किसके द्वारा, कैसे प्रूफ करोगे? मोटिव, एक्शन, द रिजल्ट्स, दे ऑल कनेक्ट विद अ कॉमन वर्ड कॉल्ड एविडेंस। क्या तुम्हारे पास सबूत है कि मैंने ये काम किया है? ये बहुत ही कॉमन डायलॉग है। कोई भी आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है, इल्जाम लगाता है, आपके ऊपर कोई क्लेम करता है, तो आप पहली बात क्या बोलते हो? सबूत क्या है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जो तुम कोर्ट में प्रूव कर सकते हो? यानी एविडेंस आर द बेसिस ऑफ एनी रिजल्ट इन अ प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। नो एविडेंस, नथिंग कैन बी प्रूव्ड। इसलिए कई बार हमें ऑन द फेस ऑफ इट लगता है ये गलत है, ये बंदा गलत है, ये गलत हुआ है, लेकिन कोर्ट में रिवर्स डिसीजंस हमने देखे हैं। कारण क्या है? सबूत, एविडेंस। कई बार एविडेंस के कमियों के कारण कई बार जस्टिस डिनाई की गई है या जस्टिस नहीं हो पाई है। कई बार सबूतों के अभाव में द कॉन्विक्ट्स आर रिलीज्ड, या कई बार लोगों को छोड़ दिया जाता है जिनके ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस होते हैं। क्यों? सबूत नहीं थे आपके पास। आप आए दिन सुनते सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, अल्टर्ड किया गया है, मिसप्लेस हो गया है, सबूतों को बदल दिया गया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट। अभी तो मैं आपको क्या बताऊं, आजकल ट्रेंड है सुशांत सिंह का जो सुसाइड हुआ, आप तो आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आज उसको लेकर के मीडिया ट्रायल्स चल रहे हैं। अच्छा, बी स्पेसिफिक, सोशल मीडिया ट्रायल चल रहा है। जी हां, सोशल मीडिया में ट्रायल चलता है। हर बंदा अपना एक वीडियो लेके आता है। हमने ये सबूत देखा, सुशांत सिंह की उंगली हिल रही थी, सुशांत सिंह के गले पे जो पट्टा था, पट्टे का निशान था, जबकि आत्महत्या किसी और से हुई है। आप समझिए, सुशांत सिंह के हमने वीडियो प्रोफाइल देखे, हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखा गया, सुशांत सिंह के घर का सीसीटीवी कैमरा का स्टेट, ये क्या है? यू ऑल कलेक्टिंग इट टू बी कॉल्ड एज एविडेंस फॉर अ पर्टिकुलर इंटेंशन दैट यू वांट टू टॉक। हम कई सारे बातें करते हैं एविडेंसेस को लेकर के। कई बार एकदम आप देख लीजिएगा, आप कभी कोई एक्सीडेंट साइट इमेजिन कीजिए, या कोई कहीं पे आपको सस्पिशियस क्राइम होता हुआ दिखा, आप देखिएगा उस एरिया को कॉर्डन ऑफ, आप सीआईडी देखते होंगे, पुलिस पहुंचती है, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, एक एक चीज की
आपको देखना ग्लव्स वगैरह पहन के, कई बार तो फॉरेंसिक के लोग को बुलाया जाता है और एक एक चीज को एज एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। एविडेंस आपको अगर और भी प्रिसाइज होना है, देखो आज का ट्रेंड जो हम सब घर में बैठ के वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, कई सारे वेब सीरीज है बच्चों, जहां पे अगर आप ये देखो, ये ब्योमकेश बख्शी, आपने अगर, मैं हमारे समय में जब हम छोटे थे तब ब्योमकेश बख्शी आती थी, बंगाली एक सीरियल है, हिंदी में भी अवेलेबल है एपिसोड्स। इसके अलावा अगर आप इसकी मूवी भी देखेंगे, अभी जिसकी मैंने बात की, सुशांत सिंह की एक मूवी आई थी, उन्हीं को बेस करके ब्योमकेश बख्शी, इसमें भी देखो सबूतों को किस तरीके से एग्जामिन करना होता है, नो इंडिया का शर्लॉक होम्स है ये, ठीक है। इसके बाद ऐसे तो मैं आपको एंड नंबर ऑफ शोज के बारे में, मूवीज के बारे में बता सकता हूं, बट इन कुछ मूवीज को मैंने या शोज को आपके सामने रखा है, जिनको अगर हल्का फुल्का आप देखो तो उसमें बेस करके देखोगे हर जगह एविडेंस की बात करी जाती है। कहीं पे लेटर मिलता है, कहीं पे कोई खून से सना हुआ चाकू मिलता है, तो कहीं पे रिवॉल्वर पे किसी का फिंगरप्रिंट मिल जाता है, कहीं डीएनए मैच कर जाता है, तो कहीं पे कोई सैंपल टेस्ट कर ली जाती है, कहीं पे कोई वीडियो फुटेज मिल जाता है, राइट, कहीं पे कोई की विटनेस मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं आंखों देखा गवाह। इन सभी चीजों को बेस करके मेरे बच्चों कानून में जजमेंट दी जाती है या किसी भी केस का रिजल्ट आता है। मैं जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, देखो जस्टिस इज अ मैटर ऑफ द चीफ जस्टिस, दैट इज अ जज इन द कोर्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द केस आर द बेसिस are the basis for determining the result of the case, and that is done through evidence. Hence evidence form the most integral part in any judicial proceeding or quasi judicial proceedings. Where you talk a claim, you talk about evidence. There is no evidence, no claim. You need to have evidence. तलवार मूवी आपने देखी, आरुषि हत्याकांड, मां बाप को पकड़ लिया पुलिस ने, सीबीआई की जांच हुई, जांच के बाद क्या हुआ, आखिरकार लंबी चौड़ी जांच चली, पुलिस के काम पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करे गए, बोला गया कि पुलिस ने ठीक तरीके से सबूतों की जांच पड़ताल नहीं करी, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं कराए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें। आप डिटेल जाना चाहते हो मूवी देख सकते हो, इरफान खान जी की बड़ी फेमस मूवी है तलवार, ये एक हकीकत घटना है, आरुषि हत्याकांड जो दिल्ली में हुआ था, उस पर बेस करके उसको आप देखोगे तो कितने अलग अलग तरीके के ट्रायल्स करे गए थे उस मूवी में, आप तक बताने की कि किस तरीके के एविडेंस होते हैं। आजकल तो नार्को टेस्ट भी होता है, जी हाँ, नार्को टेस्ट में केमिकल का इस्तेमाल करके आपको सबकॉन्शियस कर दिया जाता है, और आपसे, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जो इंसान शराब पीता है झूठ नहीं बोलता, नशे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऐसे भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो लॉजिक क्या है, कई बार अब आरुषि की बात कर ले, आखिरकार क्या हुआ, उनके माँ बाप को कन्विक्ट करके 7 साल तक जेल में रखा गया, बाद में खुद उनको रिहा कर दिया गया, बोला गया कि आखिरकार आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, आई रिपीट, परिस्थितियों के आधार पर यह बताया गया कि आपके अलावा कोई और एक काम कर ही नहीं सकता। हेंस circumstances, yes, that is the last evidence in court, yes, first evidence is the primary evidence, जिसको कभी डिनाई नहीं किया था, उसके बाद उनके कॉपीज या सर्टिफिकेशन या ऑथेंटिक, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओरिजिनल कोई विल है, ओरिजिनल कोई दस्तावेज है, अब वो तो प्राइमरी एविडेंस होगा ना, किसी भी केस या सस्पेक्ट के जब बारे में जानकारी ले रहे हैं आप, जब वो नहीं है तो उसकी कॉपी या उसकी सर्टिफाइड कॉपी या उसकी जेरॉक्स कॉपी can be considered, that's called secondary evidence. But the last evidence in our court is the circumstantial evidence. Circumstantial evidence ये बोलते हैं कि भाई अब हमारे पास कोई परिस्थितियां लेफ्ट आउट नहीं है, हेंस हम क्या करें, हमें ऐसा लगता है कि उस परिस्थिति में यही हो सकता है, एक थ्योरी बनाई जाती है। आप ऐसे भी जानते हो कोई भी केस में दो चीज होती है, एक सच, एक वो जो आपको दिखाया जाता है। अब जिसके पास ये जो दो थ्योरी है, इसमें जिसके पास सबूत होते हैं वो स्टोरी हिट हो जाती है और वही रिजल्ट निकलता है। मैं फिर से बोलता हूं,
कोई भी केस में दो चीज होती है, एक सच ट्रुथ और एक जो बताया जाता है। अब जब सच की बात करें तो कहा जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य से ऊपर तो कुछ नहीं है, सत्य के ऊपर कुछ नहीं होता, सत्य को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जो दूसरी स्टोरी होती है ना, उसको प्रूफ करनी पड़ती है। बट मजे की बात देखो, एविडेंस, एविडेंस या तो ट्रूथ स्टोरी आपके सामने लेके आएंगे, या तो जो स्टोरी आपके सामने रखी गई है उसमें सबूत ज्यादा है, और सच वाले स्टोरी में सच नहीं, सिर्फ सच है और सबूत नहीं है। तो आप बताइए, ये तराजू है, एक तरफ सबूतों का वजन और दूसरी तरफ कुछ नहीं, ऐसे केस में कौन जीतेगा? वो भाग जीतेगा, वो पलड़ा जीतेगा जहां पे सबूतों का वजन ज्यादा होता है। हेंस मेरे बच्चों, एविडेंस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। इन मूवीज के आपने रुस्तम तो देखी होगी, यस, द ओरिजिनल नानावटी केस, जिसमें रुस्तम पाउरी बोल के जो केस अक्षय कुमार के मूवी के थ्रू आपको दिखाया गया था, असल में नानावटी केस बोलते उसको। उसमें कई तरीके के एविडेंस थ्योरी को प्रेजेंट किया गया, राइट। एक हाई प्रोफाइल मर्डर था बॉम्बे में, जिसको अलग अलग स्टोरी लाइनअप के हिसाब से बताया गया है, और कैसे सबूतों के साथ या सबूतों के आधार पे वो केस चला है। आप देखिए, आपको मजा आएगा। ये एक मूवी अजनबी है, बहुत ज्यादा 90s की मूवी है ये। उस समय भी यहाँ पे भी एविडेंस कलेक्ट करना और कैसे सबूतों के अभाव में कौन क्या कर सकता है, आपको देखिएगा। ऐसे बहुत सारे नाम है, आप कई बार देखो। आज कहते नहीं केस 20 साल से चल रहा है, केस 14 साल से चल रहा है, क्योंकि सबूत नहीं है भैया, एविडेंस नहीं है। अगर सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट में जस्टिस नहीं हो सकती, या हम अगर असल बात की कहें तो रिजल्ट नहीं हो सकती। हेंस अब हम नहीं जाते स्टोरीज वगैरह में, लेट्स कम टू द बिजनेस नाउ गाइस, दैट एविडेंस एज पर द एक्ट, दैट इज एविडेंस एक्ट 1972, 1872, ऐसे भी आपको पता है ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। आप सबको याद होगा बच्चों, ये एविडेंस एक्ट जो है ना, ये 72 में आया था, राइट। 72 में एविडेंस एक्ट आया था। तो एक बात क्लियरली समझ लो आप कि जब ये आया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके साथ आपने पढ़ा होगा, इसलिए ये ईयर आपको याद होना चाहिए, राइट। तो ये एक्ट इसलिए बनाया गया, आखिरकार सबूत क्या होते हैं, फैक्ट इन इशू, इशू इन फैक्ट क्या होता है, कन्फेशन, एडमिशन सुना होगा आप लोगों ने, यस। कन्फेशन खुद जाके वॉलंटरली बताते हैं और वो ज्यादा वैलिड माना जाता है, विदाउट एनी प्रेशर। एडमिशन जो पुलिस आपसे हाँ करवाती है, 4 डंडे मारती है, आप भूत के जैसा बोलना शुरू कर देते हैं, दैट कन्फेशन। तो कन्फेशन, एडमिशन, इसलिए आपने सुना होगा कई बार केसेस में या फिल्मों में आपको बताया जाता है कि पुलिस स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इज दैट एडमिशन? व्हाई इट इज नॉट एडमिसिबल? पुलिस इज वेरी वेल नोन फॉर इस पिटाई। पुलिस हाँ कैसे बुलवाएगी? आपको क्या लगता है, पुलिस स्टेशन में जाओगे, बैठोगे सोफे पे, आपको चाय पूछेंगे, अरे आप आ गए प्रभु, सिंघम आपको बोलेगा? आप तो देखे हो, पहले पिटाई करते, बाद में क्वेश्चन पूछते हैं। कोर्ट इस प्रक्रिया को नहीं मानती, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पुलिस स्टेटमेंट आर नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। हेंस कन्फेशन जो वॉलंटरली आप मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में करते हैं, राइट। इसके अलावा और क्या पढ़ने को आपको मिलेगा? टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, ओरल, रिटन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, विटनेस, राइट, अलग अलग, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डाइंग डिक्लेरेशन, मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। पिक्चर देखी है ना, मैं कौन से पिक्चर की डायलॉग दे रहा हूं, धमाल, देखा है ना, मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। तो वैसे ही बच्चों, देयर इज अ डाइंग डिक्लेरेशन, कोई मर रहा हो उसके आसपास मत जाना गुड्डू, हाथ पकड़ के अगर बोल दिया ना कि इसने ही मुझको मारा है, सोचो गए तुम। मजाक कर रहा हूं, बट रियलिटी यही है कि हमारे लॉ में माना जाता है कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता, मरते मरते जो भी वो बोल के जाएगा उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा और सच माना जाता है। ओके,
इन सभी चीजों का आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। मजा आएगा आप लोग को। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट। आइए मैं आपको बताता हूं। इसको हम बच्चों, जी हाँ ये देखिए, ओके, हम इसको आराम से पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया हमारे बच्चों? इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया? ये आया हमारे, ये कब आया? हाँ, ये कब आया मेरे बच्चों? ये आया हमारे 1872 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, इसको हमें पढ़ना है, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं इसको अच्छी तरीके से, वन बाय वन। ठीक है, एक एक लाइन को मैथ से, अपने क्लास वाले मैथ से पढ़ेंगे अपन इसको। चलिए, नाउ लेट्स रीड एवरीबॉडी। बड़ा ही प्यारा और अच्छा कानून है ये, प्रैक्टिकल भी है। जरा देखो तो क्या लिखा है यहां पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में, जरा देखो ना प्लीज। हाँ जी, चलो अब स्टार्ट कर देते हैं इसको पढ़ना, है ना। द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ जुडिशियरी इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर, ठीक है, एंड नॉट द इनोसेंट। नाउ हाउ दैट कैन बी डन with the help of the proofs? That is, it is challenging task. Criminals intentionally try to remove all the traces of evidences, क्योंकि वो जानते हैं न्याय किसके आधार पे होता है? एविडेंस के आधार पे होता है। एंड सम ऑफ इट मे कम टू लाइट मच आफ्टर द केस हैज एक्चुअली डिसाइडेड। कई बार सुनते होगे कि इंसाफ मांगने गए थे, इंसाफ होते होते जिस बंदे के साथ वो क्राइम हुआ था वही निकल लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड कम ऑन टाइम। डिलेड जस्टिस इज लाइक नो जस्टिस। डिलेड जस्टिस इज लाइक नो जस्टिस। दो एविडेंस, दो एविडेंस, though evidence are necessary both in criminal law as well as in civil law या cases, but it is relative importance increases in criminal cases because वहां पे it's a crime against the world. The consequences on accused in a criminal case will be severe obviously. अब चोरी हुआ है या मर्डर हुआ है, आप खुद बताइए कौन सा केस को आप लोग ज्यादा तवज्जो देंगे? ऑब्वियसली मर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसके बाद therefore criminal cases the level of proof is required to solve a case is very high, जबकि that is there but little in case of civil matters. चलिए, एक्ट कब आया? 72 में आया। क्या ये जनरल रूल है? हाँ जी। किसके रिलेटेड? एविडेंस। सिविल एज वेल क्रिमिनल लॉ में दोनों जगह इस एक्ट की महारत है, याद रहेगा आप लोग को। द लॉ एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट J&K. दिस विल बी वेरी सून बी रिमूव्ड, एज यू ऑल नो द स्पेशल स्टेटस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम J&K. चलिए, कितने टाइप के एविडेंस होते हैं? पहला, ओरल एविडेंस, दैट इज जो स्टेटमेंट आप जाके कोर्ट में देते हो,
याद है सीता गीता रीता के सर पे कसम करके, कसम खा के, यानी हाथ रख के, गीता के ऊपर हाथ रख के आप कसम खाते हो कि जो कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे. दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट गिवन इन कोर्ट. इसके अलावा बच्चों, जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं, यहां पे जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं एफिडेविट्स के साथ, और कोर्ट उन्हें मानता है, एक्सेप्ट करता है, हम उनकी बात कर रहे हैं. एक होता है प्राइमरी एविडेंस. नाउ दे आर द बेस्ट एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ दैट कोर्ट एक्सेप्ट. से फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही है, वहां तुमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रूफ कोर्ट के सामने लेके आ गए, तो आप बाकी कितनी भी कहानी हो, अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आप समझ लीजिए दैट्स अ काइंड ऑफ प्राइमरी एविडेंस. नेक्स्ट इज सेकेंडरी एविडेंस. दैट इज एक्सेप्टेड ओनली इन एब्सेंस ऑफ अ सेकेंडरी एविडेंस. से इसकी फोटोकॉपी, तो मैं गाना गाता हूं ना हमेशा, तू नती तो तारा फोटोकॉपी पण चाल से. कब? जब ओरिजिनल ना हो तो ये चलेगा, वरना फर्स्ट प्रेफरेंस इज ओरिजिनल. ठीक है. नेक्स्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. मैंने आपको बताया था लास्ट एविडेंस के रूप में लिया जाता है. ये मेन एविडेंस को हमेशा सपोर्ट करने का काम करता है. ये कभी भी एविडेंस होता ही नहीं असल में. ये हमेशा मेन एविडेंस को क्या करता है? सपोर्ट करता है. राइट है. तो मेन एविडेंस को अगर ये सपोर्ट करता है, ठीक है, इन दैट केस एवरीबॉडी आप समझ जाइए ये क्या होता है, लास्ट एविडेंस. ओके. एंड देन हियरसे एविडेंस, दे आर नॉट इन एविडेंस. हियरसे मतलब सुनी सुनाई बातें. आपको किसी ने कह दिया और आपने बोला कि भाई हम तो अब जाके कोर्ट में गवाही देने वाले. जब कोर्ट में पूछा गया कि आपको ये पता कैसे चला, तो आपने कहा कि फलाना ने हमको कहा. तो किसी और ने आपने कहा और आपने मान लिया, ऐसा तो नहीं चलेगा ना. हियरसे एविडेंस आर नो एविडेंस. ठीक है. ओरल के बारे में हल्का सा ब्रीफ पढ़ लेते हैं. सेकेंड पैराग्राफ में आइए. ओरल एविडेंस आर एवरी काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज अ विटनेस. मिला. चलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं. तो ये ऑल द डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ही क्यों ना हो, उन्हें अगर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, अ कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर ले. सो दैट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. Then the next category is the primary evidence. Now that is where the evidences are the most superior kind of evidences or class of evidence, because documentary is quite general, right? It may have a primary or secondary. It may have a primary or secondary. But उसमें भी superior कौन सा होगा? जो original होगा. तो primary is the original document. This is the key word that is provided in the court for inspection and is not a copy. If it is a copy, then it comes under secondary evidence. The rule is that if there is a superior evidence available and can be presented in front of the court, then inferior evidence will not be accepted by the court. All be accepted by the court. कौन सा? प्राइमरी अगर अवेलेबल है तो. सेकेंडरी क्या करे? तू नती तारा फोटोकॉपी पण चाल से. मतलब these are those evidences which are entertained by the court in the absence of the primary evidence. Therefore it is known as secondary. This will be accepted by the court only if the original or primary evidences are not possible to be present. आ जाओ डिफरेंस देख लो दोनों का. सबसे पहला क्या डिफरेंस है? आइए.
ओरिजिनलिटी, आप खुद बताओ किसकी ओरिजिनलिटी होगी? प्राइमरी। किसकी ओरिजिनलिटी नहीं होगी? सेकेंडरी। सोर्स, मेन सोर्स क्या है? एविडेंस का मेन सोर्स क्या है? प्राइमरी। इट इज द ऑल्टरनेटिव सोर्स। अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आगे आइए, बेस्ट एविडेंस किसे कहते हैं? ऑब्वियसली प्राइमरी को। इसको बेस्ट एविडेंस नहीं कहते। एक्सेप्शनल रूल, गिविंग प्राइमरी एविडेंस इज अ जर्नल रूल एंड गिविंग सेकेंडरी एविडेंस इज अ एक्सेप्शनल रूल। क्या करे? ये नहीं है तो ये देना पड़ा। ओके, एडमिसिबिलिटी, यानी ऑलवेज कोर्ट इसे क्या करता है? एडमिसिबल करता है। यहां पे अगर हम बात करें, सेकेंडरी एविडेंसेस इज एडमिसिबल इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी। वैल्यू खुद बताओ, हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी? प्राइमरी। एंड हाईएस्ट वैल्यू किसकी नहीं होगी? सेकेंडरी वालों की। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देख लीजिए, इट इज इनडायरेक्ट, वंस विच हेल्प्स, दिख रहा है आप लोगों को? परिस्थितियां, टू प्रूव द फैक्ट्स इन द डिस्प्यूट और प्रोवाइडिंग अदर फैक्ट्स, सबूत को प्रस्तुत करने में या उसे प्रूफ करने में मददगार साबित करती हैं सरकम। कई बार तुम लोग सुनते होगे कि एक, चलो ना, मॉक ट्रायल करते हैं कोर्टरूम में, पूरा वही सीन, वो एक्सीडेंट की सीन, वो क्राइम सीन को वापस रीजनरेट करते हैं। तो उस तरीके की चीजें मदद करती हैं आपको केस तक पहुंचने में। डेफिनेट तो नहीं होती है प्रूफ, बट दे ओनली हेल्पफुल एंड गिव अ जनरल आइडिया एज टू व्हाट हैपन एट द क्राइम सीन। ठीक है, हियर से एविडेंसेस, आइए, हियर से एविडेंसेस आर evidences which the witness has neither personally seen nor heard। ना उसने खुद देखा ना उसने खुद सुना, but उसने perceived it through its senses। They are evidences which have come to his knowledge through someone else। सुनी सुनाई बातें, these are the weakest category of evidences you can ever thought of in the court of law। फैक्ट्स क्या होते हैं आखिरकार? इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट को बोलता है कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति, कोई भी रिश्ता जो केपेबल हो अपने सेंसों के द्वारा परसीव करने का, कोई भी मेंटल कंडीशन of which any person is conscious। Fact can be divided in two categories। Number one is fact in issue and relevant fact। अब जब पहला चीज देखें, कोई भी चीज, सामान, रिलेशनशिप, कुछ भी, that can be a example called fact, यानी सबूत बनने के काबिल। क्या है असल में रियल चीज? क्या है फैक्ट इन इशू? इसका मतलब FEI बोलते उसको हम लोग, मीन्स फी। यस, फी बोलते प्यार से। फी मीन्स कैन इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with the other fact, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability is proof। The facts which establishes the litigated right or liability, it's called the issue, that's called factum probandum। yes, किसी भी चीज, किसी भी कंट्रोवर्सी में, जिसको लिटिगेशन कहते हैं, राइट, किसी तरीके का
राइट या लाइबिलिटी अगर स्टैब्लिश की जा सके किसी भी चीज से, उसे हम कहेंगे फैक्ट। राइट? जैसे आप इंडिया में नहीं थे एक पर्टिकुलर डे को, इसके रिलेटेड आपके पास एक एयर टिकट है, आपके पास एक एयर टिकट है उसी दिन का या उसके पहले दिन का, दैट यू आर नॉट इन द कंट्री, then crime if happened on that country also, you can't be blamed. Next example, A is accused of murdering B. At the trial, following facts come into the notice of the court. A, that A caused B's by death. It refers to the question whether A has caused the death of B. If answer is no, A is discharged or acquitted. If the answer is yes, following question will be arise. Pehla, that A intended to cause B's death. If A caused B's death, then the next question arises whether A had the intention to cause the B's death or not. If the intention, that is means rea mental element, is present, it is the murder or culpable homicide and A is awarded serious punishments, that is death or life imprisonment. Otherwise intention or mens rea is absent, then it amounts to accident, which is defense under section 80 of the IPC. If the accident is by negligence, then the punishment is up to 2 years imprisonment or fine or both. ये कब होगा? जब ये फैक्ट हम साबित रखेंगे, प्रूफ करेंगे तो। Thus, that A had received the grave and sudden provocation from B, it refers to the question whether B is instrumental, responsible for such a grave and sudden provocation by A according to the cause of death to B. In simpler words, fact and issues are, ये पढ़ लीजिए, are those facts which alleges any party and denied by any other party in pleading in a civil case or alleged by a prosecution and denied by the accused in the criminal cases. जैसे सबूत वाली बात मैंने आपको बताई, इसके बेस पे पूरी लड़ाई होती है। ठीक है, चलिए रेलेवेंट फैक्ट की बात करते हैं। Relevant facts are those interconnected facts which proves the existence, yes, or non-existence of the facts in issue. It is not an essential necessary ingredients of a right or a liability. ठीक है, where in a case direct evidences is not available to prove a fact in the issue, then it may be proved by any circumstances, evidences, and in such a case every piece of circumstantial evidence would be an example of the relevant evidence. मतलब यहां पे रिमोट कनेक्शन की बात की जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो अगर मर्डर के सीन पे आपकी गाड़ी मिली, हो सकता है कोई चोरी करके भी ले गया हो, बट मिली ना, कनेक्शन तो है। बट मर्डर के साइड पे आप ही मिले, आपके हाथ में खून से सना हुआ चाकू था, व्हाट टू डू? ठीक है, आ जाओ। तो ये रिमोट वाली बात हो गई एंड दैट वाज डायरेक्टली। यहां पे लॉजिकल रेलेवेंसी एंड लीगल रेलेवेंसी की बात की गई है। अ फैक्ट इज सेड टू बी लॉजिकली रेलेवेंट टू अनदर व्हेन इट bears such a casual
relations with the other as render probably the existence or non-existence of the latter. All the facts logically relevant are not legally relevant. लॉजिक और लॉ का रिश्ता अलग है. कई बार लॉजिक बोलता है ये सही है, जबकि लॉ उसको सही नहीं मानता. राइट? छोड़िए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं. दिल्ली में निर्भया के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद जो क्राइम हुआ था, उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता था. जो मेन अक्यूज था, जो एक माइनर था 16-17 साल का, कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको कम पनिशमेंट दी जाए. कोई लॉजिक नहीं था. ही शुड हैव बीन गिवन अ कैपिटल पनिशमेंट, नो डाउट अबाउट दैट फ्रॉम द लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू. बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट. Hence, he was not given the capital punishment. So that thing need to be understood. Okay? Legal relevancy and admissibility. Agar relevancy and admissibility are not coexistence or interchangeable term, in fact may be legally relevant, yet reception in the evidence may be prohibited on the ground of the public policy. अभी सैटेलाइट इमेजेस हैं हमारे पास. व्हाट हैपेंड बिटवीन द एपिसोड इन द चाइना इंडिया fight, we recently had trouble situation in the Leh Ladakh place, right? So we all know, we all have the images. Satellite images are available with the security personnel and are in an army or any security agency and the government. But tell me, can it be released in open to the whole world so that we can prove our point or deny their point? However, this cannot be done because this violates our policies with the foreign nations. Hence, they are prohibited. We cannot open it. So, in the same way, every admission facts are not necessarily be relevant. Normally, logical and legal में फर्क होता है. लॉजिकल लीगल में कौन जीतता है? लीगल. ऑन द कॉन्ट्ररी, कई बार लीगल रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी में फर्क होता है कि कई लीगल सबूत है बट उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ लीगल इनेबिलिटी. ओके, चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टी. डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टी ये कहता है, things done and things said in the course of transaction. In other words, this includes the things done and things in the course of transaction. Section applies that the rule of admission of evidence relating to what is commonly known as res gesti, as per the section, any act or declaration accompanying the transaction or any fact in issue are treated as a part of res gesti and admitted in the evidence of law. एक एग्जाम्पल दूंगा मैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. Ram is accused of the murder of Shyam by beating him, wherever it was said to or done by the Ram to Shyam or by standards at the beating, or so shortly before or after it was formed part of the transaction, is a relevant fact. That is, the entire conversation act between Ram, Shyam and bystanders shall be treated as res gesti, matlab evidences at the spot. Bystanders mean those persons who are present at the time of the beating and not persons who are gathered on the spot after beating. उस समय से ही थे वो लोग जब से उसका लड़ाई झगड़ा हुआ. Relevancy of the facts forming part of the same transaction. Can it happen? Tell me. बताओ जल्दी पढ़ के आप लोग एक बार.
कम ऑन। हाँ जी बच्चों, देखिए थोड़ा इसको आराम से समझने वाली बात है। यहां पे ये कहा जा रहा है कि relevancy of the fact forming part of the same transaction. There are certain facts which are not facts in issue but are so connected with the fact in issue that they form part of the same transaction. आइए, such facts are relevant whether they occurred at the same time and place or at the different time and places. It is based on the belief that the fact in issue does not happen in the isolation. Is always a factual story behind it. कुछ automatic नहीं होता. The important thing to understand is that meaning of the term is called transaction, right? Transaction may include several events that took place just before and after or during the issue took place, and they all are then automatically connected and traced, right? चलिए, case law, that is Ratan versus Queen. Ratan versus Queen. क्या था इसमें? A man was, yes, a man was prosecuted for the murder of his wife by shooting her. His defense was that the bullets went off accidentally. There was evidence that the lady just before her death called the telephone operator and said, "Get the police." Before the lady could have given the address, the call could not be connected to the police. The call ended. Therefore, thereafter, the police found her dead body in the house. The decision, her call, and the words spoken by her were treated as a part of the same transaction. Murder हुआ, फोन कॉल हुआ, फोन कॉल और मर्डर दोनों अलग अलग मसले हैं। लेकिन आप जरा सोचिए प्रैक्टिकली, कोई बंदा फोन उठाता है, पुलिस को कॉल करता है, कॉल पूरा होने के पहले फोन कट जाता है क्योंकि उसका मर्डर हो जाता है, मतलब वो कुछ बताना चाहता था, राइट? गुड। सो मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, तीन स्तंभ हैं किसी भी क्राइम के। आपको ऑलरेडी इसमें इसको हमने पढ़ाया था व्हेन टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ CPC। फिर भी एक बार देख लीजिए। आइए, मोटिव मीन्स अ मूव ऑफ अ पर्सन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। इन अदर वर्ड्स, मोटिव मीन्स द रीजन व्हाई the act was conducted. Motive is the moving power which compels one to do an act. Motive is which moves a man to do a particular act. It can be in connection of the state of mind which leads to a man to do an act. Motive by itself is no crime. Please do not motive. Please do not note that the motive is different from the initiative. ठीक है, या इंटेंशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इससे आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। A is tried for the murder of B. The fact is that A murdered C. That B knew that the fact that B had tried to extort money from A by themselves to make the knowledge police. Now,
are relevant to this case, motive to murder B of A is compelled for to the threatening of B, इस केस में कोई गलत नहीं है। आप ए और बी की बात देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से एविडेंसेस को लाया गया और उसे प्रूफ किया। प्रिपरेशन इज नथिंग बट अरेंजिंग द मीन्स necessary to commit a crime. Preparation precedes a crime. Again, it's not an event per se, not an evidence per se, but can be inferred, can be connected, an idea can come. Last, conduct means an attempt, actual omission of a case, hence previous conduct of the police party. Conduct of the parties before committing of an offense is a relevant fact. Now, example, Raka and Madhav had a quarrel. In that case, which Raka threatened Madhav, they went to next. Madhav was found dead. His parents conduct a Raka as a considered to be a relevant fact. Why this happened, right? Next comes subsequent conduct of the parties. Yes, subsequent conduct of the parties. एक बार इसको आप रीड कीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी। हाँ, आई होप आप इसको पढ़ रहे हो, इसको रीड कर समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार प्लीज इसको ठंडे दिमाग से आपको पढ़ना है। ओके, नाउ गो अहेड, आगे चलते हम लोग, देखते हैं क्या है ये। एविडेंस को थोड़ा ना प्रैक्टिकली सोच के पढ़ो तो आपको और मजा आएगा, चीजें क्लियरली समझ में आएंगी कि हाँ किस तरीके से एविडेंसेस का इस्तेमाल कोर्ट में किया जाता है। हो सकता है टर्म्स आप लोग के लिए नहीं हो, बट ऑब्वियस है क्योंकि जो दिखाया जाता है, जो हम सुनते हैं वो खासा कॉमन होता है, परिस्थितियां, रेलेवेंसी, राइट। चलिए, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द पार्टी, ये भी वही है। एग्जाम्पल, राका माधव हैड क्वेरल वाला बात तो हो गया। सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज आफ्टर कमिटिंग एन ऑफेंस इज ऑल्सो रेलिवेंट। Example, a servant after killing a master was found missing and was not traceable. Now that puts a big suspicion. But the conduct of the parties of the servant puts big doubt in the mind of the police and was considered to be the relevant fact. Why servant is missing, right? When facts not otherwise relevant becomes relevant. ऐसे ही आपको कुछ पता चला और वो बन गया कहानी, यानी facts are not otherwise relevant because becomes relevant if they are inconsistent with any fact
which an issue or relevant. That is example. Examples makes very easy to understand. A question is whether A committed a crime at Calcutta on a certain day. Now the fact that on that day A was in London, so so it's relevant to prove that he has not committed that offense, because a person in London cannot go and kill someone or do a crime in Kolkata at the same time, right? एडमिशन एंड कन्फेशन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कोर्ट केसेस में। एडमिशन जहाँ पे एडमिट करवाया जाता है कोई फैक्ट कि भाई इसे मानो, ये मानो कि ये तुमने लिखा है, या मानो तुमने ये काम किया हुआ है, पुलिस पीट पीट के आपसे हाँ बुलवा देती है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट विच रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लायबिलिटी, इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, ओरल या रिटर्न दोनों हो सकता है। एक्नॉलेजमेंट हो सकता है कि वो कांड उसके सामने हुआ है, या वो रिलेट करता है उससे, या मानता है वो। इट शुड बी मेड ओनली फॉर द स्पेसिफाइड पर्सन, क्योंकि जो उनके कस्टडी में है सिर्फ पुलिस उन्हीं से ही एडमिशन करवा सकती है, किसी भी ऐसे बंदे से एविडेंस नहीं करवा सकती। इट शुड बी डन ओनली इन अ रेलिवेंट circumstances. Yes. चलिए और दो चार पॉइंट्स है। इट मे बी डन बाय अ पर्सन हिमसेल्फ और ऑथराइज एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव टू make that evidence available to the court of law. Admission by one person to sufficient in case of joint admission. It is okay. There is no set of format to make the admission. It binds the parties who is making an admission. Admission must be done clear, precise, not vague or not ambiguous. ठीक है, ये सब एविडेंस को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ओके, चलिए कन्फेशन की मीनिंग यहाँ पे लिखा है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ वंस involvement in a crime on a wrongful act, whether accused accept his guilt, he is said to be making the confession. Yes, अगर कोई कैदी खुद ही बोलता है yes he is guilty, it will be confession. जैसे हाँ जज साहब मैंने क्राइम किया है, हाँ मैंने क्राइम किया है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज उसके खिलाफ जाती है। चलिए डिफरेंस देखते फटाफट। एक तेजा एंड छोटा चेतन are accused, what a name, of kidnapping a child. Teja confesses in front of a judge that along with his friend Chota Chetan, he kidnapped the child. Such confession by Teja can be used against the Chota Chetan as well as both of them and tried in judicial court jointly. Types of confession: judicial, extrajudicial. Where the confession is made before the court or a magistrate, said to be judicial. Extrajudicial means where the confession is made outside the court, it is said to be the extrajudicial. You can say that confession made at the police is inadmissible as evidence in court of law. Exception भी है, if confirmation made before the police leads to the discovery of the facts उसके related, then that can be considered. जो पुलिस ने बुलवाया है, अगर पुलिस के पास उसके रिलेटेड सबूत है तो वो सही है, सबूत नहीं है तो जय माता दी, not be acceptable. Example: Vidya confesses to front of police that she has murdered Deepika and told that police whether she has disposed the dead body, जहाँ पे छुपाया उसने मार के. Such confession is an admission lead to discovery of body, dead body, और उसके आधार पे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. Confession should always be free from any kind of voluntary, free and voluntary.
It should not be under threat or occasion. A relationship between admission and confession. They both are wider term, related to each other, no doubt. They carry similar terms, similar differences. So admission and confession for you guys. समझ में आ रहा है आप लोग को? जरा देख लीजिए डिफरेंस, पता चल जाएगा आप लोग को. चलिए, the admission means the voluntary acknowledgement of the existence or truth in a particular fact. Confession means a statement made by the accused admitting the guilt in the court. General specie, it is the genesis, it is a specie. Confession is specie, hence all the confessions are admission, but all the admissions are not confession. Deferred, defined, यहाँ पे एविडेंस एक्ट में डिफाइंड है एडमिशन, यहाँ डिफाइंड नहीं है. ओरल रिटन दोनों चलेगा. यहाँ पे कन्फेशन टू बी मेड इन राइटिंग, मेकिंग राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज, इवन इफ इट इज ओरल, हैज टू बी रिकॉर्डेड. ठीक है, रिकॉर्डेड इन राइटिंग. वॉलेंटरली, चलिए आइए, सिविल और क्रिमिनल cases, admission can be in the civil as well as criminal, both the cases, dear friends. जबकि confession can only be in the criminal cases. Made by, it is made by person himself or by उसका कोई agent. इसमें वही बंदा को, only by the accused, और कोई नहीं. Binding on the accused, co-accused, not binding. Admission, binding in case of admission, confession. ये दोनों केस है, आप लोग सॉल्व करेंगे. हियर से एविडेंस, सुनी सुनाई बातें सबूत नहीं होती. एक जनरल रूल है, हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस. बट आप जानते हो बेबी को बेस पसंद है, इंस्टीट्यूट को एक्सेप्शन पसंद है, इसलिए एक्सेप्शन भी बनाया गया है आपके लिए मेरे बच्चों. यहां पे हियर से एविडेंस, एविडेंस होगा कब? जब वो रेस जेस्टिव, यानी वो जो एविडेंस है वो किसी ना किसी ट्रांजैक्शन जो क्राइम हुआ है या इंसिडेंट से उससे रिलेट करता है. एडमिशन एंड कन्फेशन दोनों को माना जाता है. डाइंग डिक्लेरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू. मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता. रॉन्ग, अगर कोई बंदा मर रहा है और उसने रिटन या ओरल स्टेटमेंट दे दिया टू अ पर्सन अबाउट हिज डेथ एट द टाइम ऑफ डेथ, then that is known as death declaration or dying declaration. In our Indian law, believe that dying man never lie. मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता. Therefore, dying declaration is concluded or considered as valid evidence, even if after the death the deceased person is not there to witness or ratify the same. If you need, dying declaration will become invalid if the person giving declaration survives. फिर वो गवाही आके दे, हम डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कह सकते. स्पेशल प्रिविलेजेस, कुछ कम्युनिकेशन पर्दे में ही रहने दो, वही बेटर है. जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन मीन्स गाइस दोज कम्युनिकेशन विच आर डन विद स्पेशल पीपल. एक्सपर्ट्स ओपिनियन और थर्ड पार्टी ओपिनियन. Opinions of the experts are relevant in the cases specialized areas, science, arts, handwritten work, identification, handwriting identification, finger impression, forensic law, etc. etc. ऐसे केस में इनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. An expert is a person who is specialized in knowledge of a specific field, and addition to that specified expert person opinion of a third party also become the relevant for the cases where identification of the handwriting opinions, someone who is familiar with that of the writing becomes relevant. कोई घर में पहचानता आपकी राइटिंग और फॉरेंसिक वाले ने प्रूफ कर दिया
कि वो दोनों सेम ही है तो गया. In the case of identification of relationship between the two parties, the opinion of the someone who knews about them can be considered as relevant. In case of discovery of the custom and religious matter, opinion of the someone who is familiar to with this, matlab, you can say acharya, yeah, you can say gurus are or sons who are knowledgeable, learned people. एंड उसके रिलेटेड कोई अगर आपको स्टेटमेंट मिले तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हम मानते हैं विदाउट उसमें रखने वाली बात को हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये चीज देखिए, एविडेंस आर नॉट इन प्रिविलेज कम्युनिकेशन. देन कम द डिजिटल सिग्नेचर रिकॉग्नाइज्ड है बाय द आईटी एक्ट. डॉक्यूमेंट्स ऑलवेज कवर्ड बट प्रोवाइडेड. यहाँ देखिए क्या लिखा है सेकंड पैराग्राफ. ए अगेंस्ट टू इन राइटिंग टू सेल इज बाइक फॉर 30,000 3,000 4,000 एविडेंस कैन नॉट बी गिवन बिकॉज इट्स नॉट सर्टन. ठीक है. If the given document applies to more than one fact, then the evidence can be given in the identity to which the fact it is talking about or it is connected. ठीक है, आ जाओ. ये आपने क्या देखा? आपने देखा कौन से प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है. Special cases, sorry. Evidence in the special cases. Now comes the next question, privileged communication. बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे देखो, नॉर्मली ये सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे विटनेस जो होता है इज नॉट अंडर द जज लीगल ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज सर्टेन फैक्ट्स. such matters are known as privileged communication. The witness is not permitted to disclose the privileged communication. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो अपना इलाज कराने के लिए और डॉक्टर आपके मेडिकल कंडीशन को जानता है. क्या आपके जाने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा और दुनिया को बस बता देगा कि वो अपने पास ही रखेगा? वो अपने पास रखेगा क्योंकि एक सीक्रेट मैटर है. इसके रिलेटेड किसी तरीके का पब्लिक में कोई बात बताना उचित नहीं होता है. हेंस उसे नहीं बताया जाता है. आइए देखते हैं कैसे कैसे कम्युनिकेशन को आप कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकते. जज या मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया कोई भी बयान नहीं माना जा सकता. कम्युनिकेशन. मैट्रिमोनियल कॉन्वर्सेशंस. A person shall not be permitted and cannot be compelled to disclose any conversation that he or she had with his or her spouse during the period of marriage. घर की बात है, रुकमानी शादी की बात क्या क्या हुआ ये बताने बैठे नहीं है. नहीं आप बताएंगे भी तो कोर्ट नहीं मानेगा. जज को जाकर बोले, जज बोलेगा तो हम खुद ही त्रास में हैं. आप सोचिए कोई पति अपनी पत्नी के द्वारा अत्याचार को जाके कोर्ट में बताने की कोशिश करे, जज साहब क्या बोले? जज साहब बोले बेटा तुमको क्या हुआ है, इससे बड़े पंगे तो हमारे लाइफ में है, कुछ हो नहीं सकता, जाओ. जोक सपाट. बट मैट्रिमोनियल घर की बात घर में नहीं चाहिए. स्पेशल नोट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन इवन आफ्टर द डिवोर्स. पुरानी बातें नहीं उठाई जा सकती है. नॉट गिवन फॉर कम्युनिकेशन डन बिफोर आफ्टर द मैरिज बिकॉज दैट दिस कम्युनिकेशंस आर वैलिड ओनली ड्यूरिंग द मैरिज. मैरिज सबसिस्ट, आफ्टर बिफोर नहीं. उसके पहले रिश्ता ही नहीं था, एक में रिश्ता बचा ही नहीं. Evidence against state affairs. You cannot take any kind of state. No one can compel to provide any information which becomes an evidence against the state affairs. Official conversation. Yes. A public officer shall not be compelled to disclose the communication made to him in his official confidence capacity if such disclosure will be against the public interest. Next, the professional communication with the lawyers and the client, the chartered accountants, doctors are supposedly be in secret. You can't make a press conference of that. Okay? Witness क्या होता है? आप जल्दी बता दो witness क्या होता है बच्चों? Yes, witness. A person shall be competent to
become a witness, at least unless the court consider that they are capable or usable to understand that the question put to them or give rational answers to those questions due to young age, extends the old age, dismiss whether body of a mind or any person cause the same kind. बिकॉज भोले भाले लोग गवाही नहीं दे सकते जी, आपकी शुद्ध बुद्ध खोनी नहीं होनी है जब भी आप गवाही दे रहे हो. In light of the above, a child can be competent witness provided he is able to understand the questions on the part of put to him. Similarly, a lunatic is also competent provided he can understand and reply on that. So that's about your Indian Evidence Act. Please complete this earliest. Okay, please do copy the examples plus questions and answer in your own way. Okay, all the best. शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय. पढ़ते रहिए, हमेशा अपना ध्यान रखिए. बाय बाय गाइस, टेक केयर.